पहले पार्ट में हमने जाना था सेविंग्स और डेट के बारे में, साथ ही साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना था जो कि हमें अपनी वेल्थ को बनाने में, बिल्ड करने में मदद करेंगे। इस सेकंड पार्ट में हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन और इंश्योरेंस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट से। अब आते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पर, जो है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो हमें ये क्यों करनी चाहिए? इन्वेस्ट हमें सिंपली इसलिए करना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ों की प्राइसेस सेम नहीं रहने वाली कल, महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। हर साल इन्फ्लेशन लगभग 5 से 7% के बीच बढ़ता ही रहता है। महंगाई यानी बढ़ती रहती है, चीज़ों की दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे अभी पेट्रोल के दाम तो हालांकि कम हो गए हैं थोड़े से, पर फिर भी कुछ सालों पहले तक ये लगभग 50 रुपए के आसपास आता था और आज 100 रुपए के आसपास है। और इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन या फिर महंगाई। तो जब हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं तो हमें अपना पर्सनल कैपिटल क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए? और अपना पर्सनल कैपिटल बढ़ाने के लिए ही हम इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिल सके और हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, महंगाई को बीट कर सकें और धीरे धीरे अमीर हो सकें। हो सकता है आप में से कई लोग इन्वेस्टमेंट को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हो, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं। खुशी हर महीने 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती थी, जिसका सालाना रिटर्न लगभग एवरेज अगर देखा जाए तो 12% था। उसने हर साल 60,000 रुपये इन्वेस्ट करके अगले 25 साल तक इन्वेस्ट किया, जो कि इन्वेस्टेड अमाउंट टोटल होता है लगभग 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए अब 25 साल में कितने बड़े होंगे, आपको क्या लगता है? 40 लाख, 50 लाख? नहीं, ये बढ़ जाते हैं 95 लाख तक। हो सकता है कि आप लोग अभी तक कन्विंस हो गए होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। तो इन्वेस्ट किस चीज़ में करें? इन्वेस्ट हमें करना है ट्रू एसेट्स में। फिर से बता देता हूँ, ट्रू एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमें इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे सकें। वैसे तो मैंने इन्वेस्टमेंट एसेट्स के बारे में ईगर इन्वेस्टर सीरीज़ में बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्ट टोक दे देता हूँ। रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, ईपीएफ, पीपीएफ, ये सारी चीज़ें अच्छे ट्रू एसेट्स हैं। बात करें रियल एस्टेट की तो ये बहुत ही मशहूर और कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट एसेट है। इसमें अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल जाते हैं, पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉर्पस चाहिए होता है। इसके लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं और इसे बेचना आसान नहीं होता, काफ़ी महीने लग जाते हैं बायर को ढूंढने में। दूसरी चीज़ है गोल्ड। गोल्ड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा एसेट है। इसकी जनरली वैल्यू बढ़ती रहती है। अगर हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हम ज्वेलरी में इन्वेस्ट ना करके हम इन्वेस्ट करें गोल्ड बॉन्ड में, क्योंकि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। उसके साथ साथ ही गोल्ड की वैल्यू तो बढ़ेगी ना, तो इसमें एक्स्ट्रा रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अब बात करते हैं एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की। फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको रिटर्न तो अच्छे खासे नहीं मिलते और इसे एक इन्वेस्टमेंट एसेट की तरह भी नहीं मान सकते, क्योंकि ये रिटर्न सिर्फ 5 से 7% तक देती है, जितनी तो हमारी महंगाई ही हो जाती है। लेकिन एफडी बहुत ही सिक्योर एसेट है, इसमें रिस्क ना के बराबर है और आपका पैसा इन्फ्लेशन को लगभग बीट कर देता है। तो ये सेविंग्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कई सारे अच्छे रिटायरमेंट प्लान्स भी होते हैं जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है, इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ऊपर। इनमें आते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, ईपीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और ऐसी ही कई सारी रिटायरमेंट स्कीम्स होती हैं जो कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, आप छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, आप छोटी छोटी मंथली एसआईपीज कर सकते हैं। ये काफ़ी सेफ ऑप्शन होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा बैक किया जाता है और रिटर्न्स भी ठीक ठाक मिलते हैं। तो इसको भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी एज पर आप काम करने के लायक नहीं रहेंगे। सैड ट्रूथ ऑफ लाइफ।
और उस वक्त आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग ही आपको हेल्प करेगी अच्छे से जीने में, आपके सारे खर्चे कवर करने में। अब बात करें इक्विटी या फिर शेयर मार्केट की, तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बाजार है, सब्जी मंडी है, जहाँ पर अलग अलग दुकानें हैं और वो अलग अलग दुकानें रिप्रेजेंट करती हैं अलग अलग कंपनियों को। अब जब मैंने किसी एक दुकान का शेयर खरीदा, यानी उसकी ओनरशिप खरीदी, इक्विटी खरीदी, तो मैं उस कंपनी का या फिर उस दुकान का मालिक बन जाऊंगा। तो अब मालिक बनने से क्या फ़ायदा है? मालिक बनने से ये फ़ायदा है कि जब भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, जब भी उसको अच्छा प्रॉफिट होगा, तो उसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे। जो आपने शेयर खरीदा था लगभग 1000-2000 रुपये में, जितने में भी खरीदा था, उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इसी वजह से हमारे पैसे इसमें बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट की पॉजिटिव साइड की बात करें तो इसमें आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं ऑन एन एवरेज, और आप आसानी से अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। आज जैसे आपने अपना शेयर बेचा तो 2-3 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और आपको एक कंपनी की ओनरशिप भी मिल रही है। नेगेटिव साइड ये है कि आपको इसमें रिस्क झेलना पड़ता है। कुछ कंपनियां सही नहीं होती हैं, जिनको छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर जिनको हम कहते हैं, वो फंस जाते हैं ऑपरेटर्स के चक्कर में। अगर आपको ऑपरेटर्स के बारे में और जानना है तो हमें बताइए, हम आपको ज़रूर एक एपिसोड ला के देंगे ऑपरेटर्स के ऊपर। तो ओवरऑल अगर हम अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में, तो हम अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और अपना पर्सनल कैपिटल बढ़ा सकते हैं। अगर आपको सारे ट्रू एसेट्स की इंफॉर्मेशन डिटेल में चाहिए तो आप हमें ईमेल कीजिए या फिर हमें कमेंट्स में बताइए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। अब बात करते हैं चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ का, जो है टैक्सेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों टैक्स को पे ही नहीं करना चाहते लीगली? तो ज़रा ये सुनिए। मान लीजिए आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए। जब 1 लाख रुपए क्रेडिट होंगे आपके अकाउंट में, उससे पहले ही 15% TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपके सैलरी से कट जाएगा। तो आपकी सैलरी 1 लाख की जगह 85,000 आपके अकाउंट में आएगी। अब मान लीजिए इतने में आपने एक स्कूटर खरीदा। अब उस स्कूटर पर खरीदने के लिए आपको लगा 28% का GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 28% GST यानी लगभग 24,000 रुपये। तो सिर्फ 2 जगह टैक्स देने पर ही आपने पे कर दिए गवर्नमेंट को लगभग 39,000 रुपीज़, 39,000 रुपये। और इसमें मैंने अभी रोड टैक्स यानी जो हम RTO में रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने व्हीकल का, वो नहीं देखा है, जो कि लगभग 2 से 10% तक हो सकता है। उसके बाद मैंने पेट्रोल पर टैक्स नहीं देखा है, मैंने एसेसरीज पर टैक्स नहीं देखा है, मैंने अभी इंश्योरेंस पर टैक्स नहीं देखा है। तो काफ़ी सारे टैक्सेस हमें देने पड़ते हैं। तो सारे टैक्सेस मिला के लगभग आधी सैलरी हमारी बचती है। अब इस आधी सैलरी पे हमने मेहनत तो पूरी 1 लाख की थी, पर हमें सिर्फ 50,000 रह गए हमारे पास। तो कुछ लोग टैक्स बचाते हैं इसलिए क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा डिडक्ट हो जाती है। वैसे तो लगभग सभी की होती है, पर वो लोग अवेयर होते हैं इसलिए वो लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं। टैक्स प्लानिंग करने के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा टैक्स लॉज से। जो भी हमारे नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज आ रहे हैं, उनके प्रति हमें जागरूक रहना पड़ेगा, हमें जानकारी लेती रहनी पड़ेगी। हम किस तरीके से टैक्स बचा सकते हैं, हमें सारी तरकीबें उन्हीं में समझ आ जाएंगी। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप अच्छे से टैक्स बचाना चाहते हैं लीगली, तो आप सबसे पहले ये चूज़ कीजिए कि आपका बिजनेस का फॉर्म क्या होने वाला है, मतलब बिजनेस एंटिटी आपकी किस तरीके से फॉर्म हुई है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपके ऊपर टैक्स स्लैब अलग होगा एप्लीकेबल। अगर आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं तो आपके ऊपर अलग टैक्स स्लैब अप्लाई होगा। आप अगर पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हैं तो आपके लिए अलग टैक्स स्लैब रहेगा। तो बिजनेस शुरू करने से पहले टैक्स स्लैब और अपने ऑप्शंस को तलाश लें, अपने टैक्स रिटर्न रेगुलरली फाइल करें,
अब आते हैं पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ पर। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंश्योरेंस। अब कई लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम हम क्यों भरें, क्योंकि ज़्यादातर तो ये काम ही नहीं आता। तो ज़रा इस बारे में सोचिए। तान्या और खुशी ने दोनों ने ही एप्पल मैकबुक एयर खरीदी, जो कि लगभग 80,000 रुपये की थी, और दोनों के पास ऑप्शन थे कि वो 16,000 का प्रीमियम भर के उसका इंश्योरेंस ले सकती थी। लेकिन तान्या ने नहीं लिया, खुशी ने ले लिया। अब 6 महीने के बाद दोनों के ही डिवाइस खराब हो गए और उनको मदरबोर्ड चेंज करना पड़ा। जहाँ पर खुशी के इंश्योरेंस ने उसके रुपए बचा लिए रिपेयरिंग पर, वहीं पर तान्या को मदरबोर्ड चेंज कराने के लिए 50,000 रुपये देने पड़े। अब सोचिए कि समझदारी किस में थी, खुशी में या फिर तान्या में। आखिर इंश्योरेंस काम कैसे करता है? सिंपल है। दो एंटिटी हैं। एक ने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको एक फिक्स्ड अमाउंट दूंगा अगर तुम्हें ऐसा हो गया, तुम्हारे प्रोडक्ट के साथ ऐसा हो गया, तुम्हारी हेल्थ के साथ है। पहली एंटिटी पूछती है कि ऐसा क्यों करोगे तुम? तो वो कहता है कि मैं ऐसा इसलिए करूंगा कि तुम मुझे एक प्रीमियम दो आज, और अगर तुम्हें 1 साल के अंदर या फिर फिक्स टाइम पीरियड के अंदर कुछ होता है या फिर तुम्हारे डिवाइस को कुछ होता है तो मैं तुम्हें उसका सारा खर्चा दूंगा। तुम्हें और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस आजकल हर चीज़ के लिए मिलता है, लगभग हर चीज़ के लिए। जैसे आपने इंश्योरेंस कार का, मोबाइल का, लैपटॉप का, इन सब का तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि लोग अपनी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स को भी इंश्योर करा लेते हैं? जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लेग्स का इंश्योरेंस है, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर और रजनीकांत की आवाज़ों का इंश्योरेंस है, सानिया मिर्ज़ा के हाथों का इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस लगभग हर चीज़ का हो सकता है। आपके पास कोई भी इंश्योरेंस हो ना हो, आपके पास ये 2 इंश्योरेंस होने चाहिए। पहला है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सिंपल सा ऐसा इंश्योरेंस होता है कि कल को अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली जो आपके पीछे रह गई है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे सिर पर 50 लाख रुपए का कर्ज था और कल को मैं टैं भूल गया तो अब मेरी फैमिली उस लोन को कैसे भरेगी? मैंने इंश्योरेंस करा रखा था 1 करोड़ रुपए का, जिसके प्रीमियम मैं हर साल भरता था। वो 1 करोड़ रुपए मेरी फैमिली को मिले और उन्होंने वो 50 लाख का लोन पे ऑफ कर दिया। तो इंश्योरेंस इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा आपकी फैमिली की हेल्प करेगा। सोचिए इस बारे में। ये तो लगभग सभी को समझ में आ गया होगा कि लाइफ इंश्योरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो कई सारे लोगों को लगता होगा यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा फिट हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। आप कभी ना कभी बीमार होंगे, हो सकता है कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसके लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर ना हो। एग्जाम्पल के लिए कोरोना वायरस को ही ले लो। 2 साल पहले तक किसको पता था कि कोरोना वायरस इतने सारे लोगों को बीमार कर देगा और सैडली दूसरी दुनिया भी ले जा सकता है। तो हेल्थ का भी कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि आप अच्छे खासे हों, पहलवान हो, बॉडी बिल्डर हो, एथलीट हो, कुछ भी हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा फिट हो सकते हो, लेकिन कल क्या होगा इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। अगर आपकी सेविंग्स ही उस समय पर इतनी नहीं हुई कि आप अपनी बीमारी को क्योर करा सको, तो आप कहाँ से पैसे लाओगे? उस समय पर हेल्थ इंश्योरेंस आपके बहुत काम आएगा। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा भी कई सारे इंश्योरेंस होते हैं, जैसा मैंने बताया कि आवाज़ों का, पैरों का, हाथों का, स्पेसिफिक इंश्योरेंस भी हो सकते हैं। पर कोशिश करें कि ये सारे इंश्योरेंस अगर नहीं है तो कम से कम लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो ज़रूर करा लें। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आप दूसरों को कुछ नया सीखने में उनकी मदद करेंगे। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।